नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। आज का प्रसंग है कि अपने बच्चों की कौन सी बात किसी को नहीं बतानी चाहिए। आज का प्रसंग बहुत ही ज्ञानवर्धक और शिक्षाप्रद है, तो इस प्रसंग को पूरा सुनिएगा। एक बार एक जंगल में एक मोर और मोरनी रहते थे। दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। एक दिन मोर और मोरनी पेड़ पर बैठे हुए थे। तभी मोरनी मोर से कहती है कि हे पति जी, यह बताइए कि बच्चों की ऐसी कौन सी बात है जो किसी को नहीं बतानी चाहिए। मोर कहता है, मोरनी, यह प्रश्न तुमने बहुत अच्छा पूछा है। इस प्रश्न का मैं तुम्हें जवाब एक कहानी के माध्यम से दूंगा। तुम यह कहानी बड़े ध्यान से सुनना। तब मोरनी कहती है, आप सुनाओ, मैं आपकी यह कहानी ध्यान से सुनूंगी। तब मोर कहता है, और इसी कहानी के माध्यम से तुम्हें तुम्हारे प्रश्न का उत्तर भी मिल जाएगा। फिर मोरनी को कहानी सुनाने लगता है। तो मोर कहता है, एक राज्य में एक राजा था। राजा का नाम हरिवंश था। राजा बहुत अच्छा राजा था। उसे राज्य में सभी प्रजा उसे बहुत प्यार करती थी, क्योंकि राजा हमेशा गरीबों की मदद करता था और अपने राज्य में अच्छा काम करता था। राजा अपनी रानी से बहुत अधिक प्रेम करता था। राजा के एक बेटा था। राजा के राज्य में प्रजा सुखी और समृद्ध थी। लेकिन जो राजा का बेटा था, वह राज्य के कामकाज में बिल्कुल हिस्सा नहीं लेता था। उसे राज्य के कामकाज से कोई मतलब ही नहीं था। उसके राज्य में क्या चल रहा है, उसके प्रजा के जीवन में क्या चल रहा है, उसे कोई लेना देना नहीं था। राजा का बेटा बहुत आलसी प्रवृत्ति का था। वह कोई काम में रुचि नहीं लेता था और राज्य में क्या चल रहा है उससे भी उसे कोई मतलब नहीं था। राजा उसे बहुत समझाते थे, लेकिन राजकुमार को अपने पापा यानी राजा की बातों से भी कोई फर्क नहीं पड़ता था। राजा को गहरी चिंता थी कि उनका संतान जो है उसका व्यवहार अच्छा नहीं है। अक्सर उन्हें परेशान करता रहता था अपने बेटे की हरकतों से। उनका बेटा आलसी तो था ही, साथ में वह असत्य भी बोलता था। वह बात बात पर झूठ बोलता था। राजा ने कई बार अपने पुत्र को समझाने का प्रयास किया, परंतु पुत्र ने कभी उनकी बातों को गंभीरता से नहीं लिया। रानी भी यह देखकर बहुत चिंतित रहती थी कि आखिर एक ही पुत्र है और वह भी आलसी और असत्य बोलता है। एक दिन उनके पुत्र को ही तो यह पूरा राज संभालना है। इस राज का राजा बनना है। कब तक राजा इस राज्य को संभालेंगे? उनकी भी अब उम्र हो रही थी। लेकिन राजकुमार आदित्य कुछ समझने के लिए तैयार ही नहीं थे। वह बस दिन भर महल में पड़े पड़े सोते रहते थे और अच्छा अच्छा पकवान उन्हें खाने के लिए चाहिए था। राजा अपने बेटे की इस हरकत से बहुत परेशान थे। राजा अपने बेटे को एक जिम्मेदार और सच्चा व्यक्ति बनाना चाहते थे। राजा अपने बेटे के आलस और झूठ बोलने की आदत से अत्यंत चिंतित थे। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि वह अपने बेटे को कैसे समझाएं, कैसे उसे एक जिम्मेदार राजा बनाने की राह में आगे बढ़ाएं। वह बहुत परेशान थे। वह चाहते थे कि उनका बेटा राज्य की जनता की सेवा करे और एक योग्य उत्तराधिकारी बने, लेकिन हर बार जब राजा उसे कोई काम सौंपते, वह किसी न किसी बहाने से बच निकलता और झूठ बोलकर अपनी जिम्मेदारियों से मुंह मोड़ लेता था। एक दिन राजा ने सोचा, यदि मैं इसी तरह अपने बेटे को ढील देता रहा तो वह कभी भी अपनी आदतें नहीं बदलेगा। उसे जीवन की सच्चाई और कठिनाइयों का सामना करने देना होगा ताकि वह सीख सके। राजा ने एक योजना बनाई। उन्होंने अपने बेटे को बुलाया और कहा, पुत्र, अब समय आ गया है कि तुम अपनी जिम्मेदारियों को समझो। राज्य का कार्य केवल मेरा नहीं है, यह तुम्हारा भी है। मैं तुम्हें एक अवसर देना चाहता हूँ। राज्य के पूर्वी प्रांत में बहुत से किसान समस्याओं का सामना कर रहे हैं। मैं चाहता हूँ कि तुम वहां जाओ और उनकी समस्याओं का समाधान करो। राजा के बेटे ने पहले तो बचने का प्रयास किया और कई बहाने बनाए, लेकिन राजा ने सख्त स्वर में कहा, अब और बहाने नहीं चलेंगे पुत्र, तुमको यह काम करना ही होगा। राजा की यह चाल थी। वह चाहते थे कि उनका बेटा यह काम करे, तभी उसे मेहनत और ईमानदारी का मूल समझेगा। राजा ने मन ही मन सोचा, शायद यह अवसर उसे बदलने में मदद कर सके और उसे एक योग्य उत्तराधिकारी बना सके। लेकिन राजा का बेटा कुमार आदित्य एक बार फिर राजा के सपनों में पानी फेर देते हैं। वह उनसे झूठ का बहाना बनाकर कहते हैं, पिताजी, मेरी तबीयत खराब है,
मैं अभी यात्रा नहीं कर सकता। कृपया मुझे कुछ दिनों का समय दें ताकि मैं ठीक हो सकूं। मेरी जब तबीयत ठीक होगी तब मैं आपका बताया हुआ काम पूरा कर दूंगा। राजा ने महसूस किया कि आदित्य एक बार फिर बहानेबाजी कर रहा है। राजा को बहुत दुख हुआ कि इतना सब करने के बाद भी उनके पुत्र के अंदर कोई सुधार नहीं है। यह देखकर राजा का क्रोध और दुख दोनों ही चरम पर थे। उन्होंने सोचा, आदित्य को समझाने के लिए मैंने हर संभव प्रयास किए, लेकिन वह अपनी आदतों को बदलने के लिए तैयार नहीं है। यदि मैं आज कठोर कदम नहीं उठाऊंगा तो वह कभी भी अपने कर्तव्यों को समझने के लिए तैयार नहीं होगा। राजा ने आदित्य को बुलाया और गंभीर स्वर में कहा, आदित्य, तुम्हारा आलस और झूठ बोलने की आदत केवल तुम्हारे लिए नहीं बल्कि पूरे राज्य के लिए भी हानिकारक है। मैंने तुम्हें अनेक अवसर दिए, लेकिन तुमने हर बार बहाने बनाए। अब मैं तुम्हें आखिरी चेतावनी दे रहा हूँ। अगर तुम अभी भी अपनी आदतों में सुधार नहीं करोगे, तो तुम्हें राज्य के उत्तराधिकारी के रूप में मैं कोई मान्यता नहीं दूंगा। मैं तुम्हें अपना उत्तराधिकारी नहीं घोषित करूंगा। आदित्य ने राजा की बातों को सुना, लेकिन उसने राजा की बातों को हल्के में लेते हुए कहा, पिताजी, मैं सच कह रहा हूँ, मैं सच में बीमार हूँ। क्या आपको मेरी बातें झूठ लग रही हैं? मुझे कुछ और समय दे दीजिए, मैं आपका काम कर दूंगा। और रही उत्तराधिकारी की बात, तो मैं आपका इकलौता बेटा हूँ, तो इस राज्य का राजा तो मैं ही बनूंगा। राजा ने अपने पुत्र आदित्य की बात सुनकर उनका क्रोध और बढ़ गया और उन्होंने कड़ा निर्णय लिया। उन्होंने महल के दरबारियों और मंत्रियों को बुलाकर कहा, आज से आदित्य को महल की कोई भी विशेष सुविधा या सेवा प्रदान नहीं होगी। उन्हें महल का कोई भी ऐसो आराम नहीं मिलेगा जब तक वह अपने कर्तव्यों का पालन नहीं करता। उसे एक समान इंसान की तरह जिंदगी जीना होगा। जैसे राज्य में आम लोग रहते हैं, उसी तरह का इन्हें जीवन मिलेगा। राजा ने आदेश दिया कि आदित्य को महल के बाहर एक साधारण कक्ष में रखा जाए, जहां ना तो कोई विशेष सुविधाएं हो, ना ही महल जैसा कोई ऐसो आराम हो, और ना ही आरामदायक इनके लिए बिस्तर हो, और ना ही इनकी सेवा के लिए कोई सेवक इन्हें दिया जाए। अब यह अपने लिए भोजन, अपने कपड़े और अपनी जरूरतों के सारे काम यह स्वयं करेंगे। मेहनत करेंगे तभी इन्हें पता चलेगा। यह सुनकर राजकुमार आदित्य अचंभित हो गए। उन्हें लगा कि उनके पिताश्री यह सब उन्हें धमकाने के लिए कह रहे हैं। उन्होंने उनकी बातों को हल्के में लिया। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि उनके पिता ऐसा कठोर निर्णय लेंगे। उन्हें लगा कि राजा का यह कदम सिर्फ एक धमकी है, लेकिन जब उसे वास्तव में महल से बाहर निकाल दिया गया और महल के बाहर एक साधारण कक्ष में रखा गया, तो उन्हें अपनी स्थिति की गंभीरता का एहसास हुआ। राज राजा ने कुमार आदित्य को महल से बाहर निकाल दिया और यह खबर राज्य में तेजी से फैल गई। लोग जानने के लिए उत्सुक थे कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि राजा ने अपने इकलौते बेटे आदित्य राजकुमार को महल से बाहर निकाल दिया। महल के दरबार में होने वाली घटनाओं की सूचनाएं अक्सर सार्वजनिक हो जाती हैं, और इस बार भी ऐसा ही हुआ। महल का एक सिपाही जो अपने दोस्त के साथ बातचीत कर रहा था, उसने बातों ही बातों में यह जानकारी उससे साझा कर ली। उसने बताया कि राजा का बेटा आलसी और झूठ बोलता था, इसलिए राजा ने उसे महल से निकालकर उसे दंड दिया है। यह बात धीरे धीरे राज्य भर में फैल गई और जल्द ही यह बात सब जगह चर्चा का विषय बन गई। जब लोगों को पता चला कि उनका होने वाला राजा आलसी और झूठा है, तो यह बात बहुत गंभीर हो गई और यह बात आग की तरह सबके पास जाने लगी, और सबने यही अपना निर्णय सुनाया कि राजा ने एकदम सही किया है। उनका होने वाला राजा झूठा और आलसी होगा तो वह कैसे यह राज चलाएगा। यह इस बात से राजकुमार आदित्य की चारों तरफ बदनामी होने लगी। राज्य के लोग उसे मजाक का विषय बनाने लगे। बाजारों, चौराहों और सभाओं में आदित्य की आदतों और उसकी स्थितियों पर चर्चा होने लगी। कुमार की स्थिति अत्यंत कठिन हो गई। लोगों ने उनके प्रति अविश्वास और तिरस्कार दिखाना शुरू कर दिया। उनका मान सम्मान घट गया और उन्हें हर जगह एक नकारात्मक नजरिया देखने को मिला। लोग उनकी इन आदतों का मजाक उड़ा रहे थे।
राजा को जब पता चला कि कुमार आदित्य की बदनामी की खबर राजभर में फैल चुकी है तो उन्हें गहरी चिंता हुई। उन्होंने अपने मंत्री से कहा, मुझे यह जानना है कि मेरे बेटे की बदनामी की खबर राजभर में किसने फैलाई। यह तो महल के अंदर की बात थी, तो यह बात राज में कैसे फैल गई। यह स्थिति मेरे बेटे के मान सम्मान को घटा रही है। वह इस राज का होने वाला भावी राजा है और उसके राजा बनने से पहले ही उसकी मान सम्मान सब खत्म हो जाएगा, तो वह कैसे राज संभालेगा। मंत्री ने राजा की बात मानकर जांच शुरू कर दी। उन्होंने विभिन्न सूत्रों से जानकारी एकत्र करना शुरू कर दिया, जिनमें दरबार के कर्मचारी, महल के सिपाही और राज्य के नागरिक शामिल थे। मंत्री ने राज्य में फैल रही इस खबर की जड़ तक पहुंचने की कोशिश की और यह जानने का भी कोशिश की कि यह बात किसने फैलाई है। मंत्री के जांच के दौरान पता चला कि एक महल का सिपाही जो आदित्य की हालत जानता था, उसने यह खबर अपने मित्र को बताया और उस मित्र ने इस जानकारी को और भी ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर राज्य में फैला दी। सिपाही और उसके दोस्त को राजा ने कड़ी सजा दी और उसे कारागार में डाल दिया गया। फिर राजा ने मंत्री को आदेश दिया कि राजकुमार आदित्य को महल के अंदर लाया जाए। जब आदित्य महल वापस आया तो वह पूरी तरह से टूट चुका था। उसकी बदनामी और अपमान ने उसे गहरे सदमे में डाल दिया था। आदित्य अब गुमसुम और उदास रहने लगा और उसके दोस्त भी उसकी स्थिति का मजाक उड़ाने लगे। उसकी चुप्पी और भी ज्यादा बढ़ने लग गई। राजा को अब चिंता होने लग गई। राजा ने आदित्य की स्थिति को देखा और महसूस किया कि उनके बेटे की हालत उनकी अपनी एक गलती का परिणाम है। फिर मोर मोरनी से कहता, हे प्रिय, राजा को अब एहसास हुआ कि उन्होंने आदित्य को घर से निकालकर और उसकी कमजोरियों को सार्वजनिक करके बड़ी गलती की। अगर वह अपने बेटे की इस कमजोरी को किसी के सामने उजागर नहीं करते तो आज यह स्थिति नहीं आती। उन्होंने सोचा कि इस स्थिति से बाहर निकालने के लिए उन्हें अपने बेटे को और भी बड़ी मुसीबत में डाल दिया। राजा ने आदित्य से मिलने का निर्णय लिया और उसे समझाने की लाख कोशिश की। उन्होंने आदित्य को यह भी बताया कि उनकी इस गलती से बेटा तुम्हारे जीवन में बहुत बड़ी मुसीबत आ गई। मैं तुमसे माफी मांगता हूँ, मुझे क्षमा करना। मैंने तुम्हारी जिंदगी को बहुत कठिन स्थिति में डाल दिया। मेरी गलती की वजह से तुम अब बहुत दुखी हो, मुझे इसका पछतावा है। मैंने तुम्हारी कमजोरियों को सार्वजनिक कर दिया और इसका परिणाम तुम भुगत रहे। आदित्य अपने पिताश्री की बातों को सुन रहा था, लेकिन वह अब बहुत दुखी और चुप था। राजा ने आदित्य को आश्वस्त किया कि वह चिंता ना करे, वह इस बात को खत्म कर देगा। वह इस बात को किसी न किसी बहाने झूठा साबित कर देगा। बेटा, तुम चिंता मत करना। तुम्हारे जब तक पिताजी हैं, तुम्हें कभी किसी चीज का कोई कष्ट नहीं होगा। आदित्य अपने पिताश्री की बातों को तो सुन रहा था, लेकिन उसने अपने पिता जिससे कुछ नहीं बोला। वह बहुत ज्यादा अंदर से टूट चुका था। जैसे जैसे आदित्य की बदनामी की खबर दूर दूर के राज्यों में फैलने लगी, उसकी स्थिति और भी बिगड़ गई। उसके प्रति समाज का नजरिया एकदम नकारात्मक हो गया। आदित्य के लिए यह स्थिति बहुत बुरी हो गई थी और उसने खुद को अकेला और बहुत अपमानित महसूस हुआ। इस अपमान और निराशा के कारण आदित्य ने एक दिन अपने जीवन को समाप्त करने का निर्णय लिया और उसने अपना गला काट करके आत्महत्या कर ली। यह खबर राजा हरिवंश सिंह को मिली तो वह एक गहरे शोक में डूब गए। उन्होंने महसूस किया कि उनकी गलती और आदित्य की बदनामी की वजह से उनके बेटे की जान चली गई। राजा को अब अपनी गलती का पूरा एहसास हुआ। उन्होंने अपने बेटे की मृत्यु के बाद पछतावा किया। उन्होंने आदित्य की कमजोरियों को अगर सार्वजनिक न किया होता तो आज उनका बेटा जिंदा होता। फिर मोर कहता, हे प्रिय, राजा को अपनी गलती का तो बहुत एहसास था, लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता था, क्योंकि राजा का एक लौता बेटा राजकुमार आदित्य ने अपनी जान ले ली और इससे बुरा हो भी क्या सकता था। अब राजा के पास कुछ भी नहीं बचा था और ना ही राज के पास अब कोई नया राजा बचा था। इस तरह राजा की एक गलती ने उनके बेटे के जीवन समाप्त कर दिया। इस तरह कभी भी किसी भी माँ बाप को अपने बेटे की कोई भी कमजोरी किसी को नहीं बतानी चाहिए। और मोरनी से कहता है, हे प्रिय, सभी को यह समझना चाहिए कि बच्चों की गलतियां और उनकी समस्याओं को
समझदारी और संवेदनशीलता के साथ संभालना चाहिए। उन्हें प्रोत्साहन, समर्थन और सही मार्गदर्शन प्रदान करने के बजाय उनकी गलतियों को सार्वजनिक रूप नहीं करना चाहिए। उनकी आलोचना या अपमान उन्हें नहीं करना चाहिए। इससे उन्हें बहुत दुख होता है। बच्चों की जो भी गलतियां या कमियां हैं या कमजोरियां हैं, उन्हें कभी सार्वजनिक न करिए। उन्हें अपने हिसाब से, प्यार से डांट कर, किसी भी तरह, लेकिन अपने तक ही समझाइए। उनकी कमजोरियां अगर समाज में उजागर हो गई तो वह मजाक का विषय बन जाती हैं और यह मजाक बच्चों के जीवन पर भारी पड़ जाता है। मोर ने मोरनी से कहा, हे प्रिय, कभी भी अपने बच्चों की कमजोरियां किसी भी रिश्तेदार या किसी के सामने उजागर नहीं करना चाहिए और ना ही कभी अपने बच्चों का अपमान किसी दूसरे व्यक्ति के सामने या घर के बाहर करना चाहिए। इससे उनकी जिंदगी में बहुत बुरा असर पड़ता है। जैसे राजा ने गलती की थी और उसकी सजा उनके बेटे को मिली और उसके कारण उनके बेटे की मौत हो गई। उनके बेटे ने अपनी खुद की जान ले ली। इस तरह किसी भी माँ बाप को अपने बच्चों के साथ यह नहीं करना चाहिए, क्योंकि बच्चे इससे टूट जाते हैं और बदनामी के डर से वह अपने आप को समाप्त कर लेते हैं। फिर मोर मोरनी से कहता है, प्रिय, मेरी इस कहानी से तुम्हें तुम्हारे प्रश्न का उत्तर तो मिल गया होगा। मोर की बात सुनकर मोरनी कहती है, हाँ प्रिय, मुझे मेरे प्रश्न का जवाब बहुत अच्छी तरह से मिल गया है और मैं आपके समझाने का मतलब भी समझ चुकी हूँ। आपको यह कहानी कैसी लगी? अगर आपको कहानी अच्छी लगी है या कोई आप जानकारी देना चाहते हैं इस विषय में, तो कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। अब हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।